क्या आपको पता है कि ओपन एआई पहले एक एनजीओ की तरह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, मगर अब तो ऐसा लग रहा है कि वो बस एक बिग टेक कंपनी बन जाएगी। सारी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, सैमसंग और एप्पल ने या तो चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म बना दिया है या तो वो उसे बनाना चाहते हैं। अब ऑफकोर्स ये चैट जीपीटी के लॉन्च को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। अभी तक चैट जीपीटी को रिलीज हुए 1 साल भी नहीं हुआ है और वो ऑलरेडी गूगल ड्राइव और सीरी से कई गुना ज़्यादा पॉपुलर है। अब ऑफकोर्स ये नंबर्स देखने में तो बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, मगर वो थोड़े से डरावने भी लगते हैं जब हम इस टेक्नोलॉजी के पीछे के सच को जानते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये डर सिर्फ ओपन एआई में बिग टेक कंपनीज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है, मगर ओपन एआई खुद प्रॉफिट और लालच के पीछे भाग रहा है और ना कि रिसर्च और इनोवेशन के पीछे। बाय द वे, अगर आपको पता नहीं है तो इलॉन मस्क इस कंपनी के पहले फाउंडर्स और डोनर्स में से एक थे, मगर इन्हीं रीजंस की वजह से इलॉन मस्क ने इस कंपनी से 5 साल पहले अपना नाता तोड़ दिया। उन्होंने जाते समय ये बोला कि वो इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं कि ये फर्म क्या करना चाह रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने इस चीज़ को वापस बोलते हुए ये कहा कि ओपन एआई का विजन ही ये था कि वो एक गूगल का नॉन प्रॉफिट ओपन सोर्स कंपटीशन बनाए, मगर आज ओपन एआई एक क्लोज्ड सोर्स मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी बन चुकी है जिसे इफेक्टिवली माइक्रोसॉफ्ट ही कंट्रोल कर रहा है। मगर फिर भी जनरल पब्लिक ओपन एआई को सपोर्ट कर रही है क्योंकि उन्हें इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चैट जीपीटी की वजह से लोग अपना स्कूल का एसे या गूगल के लेवल का कोड एकदम आसानी से लिख लेते हैं। अब कुछ ही समय में एआई बेस्ड सर्च एक लग्जरी से लेकर एक नेसेसिटी में तब्दील हो जाएगा, जिससे इन बड़ी कंपनीज को हमारे ऊपर और भी ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा। और ये चीज़ें और भी टेंशन वाली हो जाती है जब हम ये सुनते हैं कि इलॉन मस्क की न्यूरालिंक जैसी कंपनीज अपने एआई पावर्ड चिप्स को डायरेक्टली हमारे ब्रेन में घुसाना चाहती है। अब एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से ओपन एआई एक ओपन सोर्स नॉन प्रॉफिट कंपनी से एक माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल्ड फॉर प्रॉफिट कंपनी में बदल गई। ओपन एआई की शुरुआत बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ हुई थी और मिड 2010s में उनके पास बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा भी एआई की वजह से सिर्फ हमें वॉइस असिस्टेंट्स मिल सकते थे जो कि बेसिक क्वेश्चंस भी ठीक से आंसर नहीं कर पाते थे। मगर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को ये चीज़ चेंज करनी थी। उन्हें एक प्लेटफॉर्म बनाना था जो कि एआई की रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस करे, और उन्हें ये भी चाहिए था कि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी पैसे के पीछे नहीं भागे। मज़े की बात तो ये है कि जिन्होंने भी ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था वो सब ऑलरेडी बहुत अमीर थे, जैसे कि इलॉन मस्क, पेपाल के फाउंडर पीटर थील और रीड हॉफमैन। कुछ कंपनीज भी इन्वॉल्व थी जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विसेज, इंडिया से इन्फोसिस और वाई कॉम्बिनेटर रिसर्च। मगर एट द सेम टाइम ऐसे लग रहा था कि ये लोगों का और कंपनियों का बहुत अमीर होना एक्चुअल में एक अच्छी चीज़ है। एक तो ये बात थी कि उनके इतने ज़्यादा पैसों की वजह से ऐसा लग रहा था कि उन्हें और पैसों की लालच नहीं होगी, और दूसरी बात ये थी कि वो ओपन एआई और इस रिसर्च को वेल फंडेड रख पाएंगे और वायबल भी। अब हम ये तो कंफर्म कर सकते हैं कि सेकेंड पॉइंट सही था। इस कंपनी को ही $1 बिलियन की फंडिंग के साथ शुरू किया गया था, और ओपन एआई खुद कहता है कि इसके बाद तो उन्होंने ज़्यादा फंडिंग को एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर चीज़ों को हाथ से बाहर जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। तब से अब तक ओपन एआई ने $12.3 बिलियन की फंडिंग उठा ली है। इस चीज़ को पर्सपेक्टिव में लाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जितनी फंडिंग ओपन एआई ने उठाई है उतना तो डोमिनोज पिज़्ज़ा का मार्केट कैप है। ओपन एआई के पहले कुछ तकलीफ़ों में से एक था सही टैलेंट को हायर करना। इलॉन मस्क ने शुरू से ही अपनी टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज के लिए अच्छे इंजीनियर्स की मदद ली थी जो कि पैशनेट थे, और ये इंजीनियर्स ने इन कंपनी को पैशन की वजह से ज्वाइन किया था और ना कि पैसे के लिए। मगर इलॉन इन टैक्टिक्स को ओपन एआई के लिए नहीं यूज़ कर पाए। बात यह है कि जब रॉकेट्स और स्पेस की बात होती है तब इंजीनियर्स के पास इतना ऑप्शन नहीं होता है। या तो वो नासा ज्वाइन कर सकते हैं या कुछ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को, और या तो स्पेसएक्स को। तो उन्हें स्पेसएक्स में ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। मगर एआई के फील्ड में तो इंजीनियर्स के पास भरपूर ऑप्शंस थे और वो कोई भी बिग टेक कंपनी को ज्वाइन कर सकते थे, तो वो इतने एक्साइटेड नहीं थे एक नॉन प्रॉफिट कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। एक्चुअली में तो चीज़ें एकदम उल्टी थी। भले ही ओपन एआई के इंटेंशंस बहुत अच्छे थे, मगर ऐसा नहीं था कि वो सबसे कूल प्रोजेक्ट में से एक है। तो इन इंजीनियर्स के पास बिल्कुल भी मजबूरी नहीं थी कि वो एक ओपन एआई जैसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कम पैसों पर काम करें। उल्टा ओपन एआई को गूगल, अमेजॉन और एप्पल जैसी कंपनी से ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, जैसे कि इंजीनियर्स रिस्क लेकर अपनी स्टेबिलिटी और सेफ्टी को छोड़कर इस कंपनी को ज्वाइन करें। और ये बोलने में तो बहुत आसान था मगर करने में बहुत मुश्किल।
एक मेन रीज़न जिसकी वजह से ये बिग टेक कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत बड़े पैकेजेस दे पाती है वो है कि उसमें एक बड़ा सा पार्ट अपने कंपनी के शेयर्स का भी रहता है। मगर OpenAI के शेयर्स वो तो यूजलेस थे क्योंकि OpenAI एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, तो OpenAI को नेटफ्लिक्स की तरह ही सारी कैश में कंपनसेशन देनी पड़ी, जिसकी वजह से उनकी फंडिंग बहुत जल्दी कम हो रही थी। और मैं सिर्फ 2 लाख या 3 लाख डॉलर की सैलरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 9 लाख डॉलर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, यानी कि हर साल के ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ रुपए। इस रेट पर तो उन्हें सिर्फ 100 लोगों को हायर करने के बाद भी लिटरली हर साल 750 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इस पॉइंट पर आते आते तो OpenAI एक फुल ऑन चैरिटी बन चुका था और उन्हें लगा कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ सैलरीज की वजह से OpenAI को बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर टर्न्स आउट कि AI रिसर्च इन जनरल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब ऑफकोर्स OpenAI को ये सबसे पहले रियलाइज़ करना पड़ा क्योंकि वो सबसे आगे थे इस रेस में। उनके पहले प्रोजेक्ट का नाम था OpenAI Gym, जो कि रिलेटिवली काफ़ी बेसिक था। उन्होंने बेसिकली दुनिया भर के AI एंथुजियास्ट के लिए एक कम्पीट करने का प्लेग्राउंड बनाया था। इन एंथुजियास्ट का टास्क था कि उन्हें ऐसे एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करने हैं जो कि अटारी गेम्स या बोर्ड गेम्स को हरा पाएँ और दूसरे 2D या 3D सिमुलेशंस को भी हरा पाएँ। और इन सारे एंथुजियास्ट को एक लीडर बोर्ड पर रैंक किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि उनके एल्गोरिदम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। एसेंशियली OpenAI इंजीनियर्स के कॉम्पिटिटिव साइड को यूज़ करते हुए AI की डेवलपमेंट रिसर्च फ्री में कर रहा था। उनका दूसरा प्रोजेक्ट जिसका नाम था यूनिवर्स, वो भी सेम ही आइडिया पर रिलाय कर रहा था। उन्होंने खुद AI डेवलप करने के बजाय OpenAI ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसकी मदद से जो भी इंसान जिसे एक एडवांस कोडिंग की नॉलेज हो वो खुद ही ज़्यादा पॉपुलर गेम्स या वेबसाइट्स पर एल्गोरिदम्स की टेस्टिंग कर पाए। मगर वो हमेशा के लिए दूसरों पर रिलाय नहीं कर सकते थे। इवेंचुअली उनको अपने खुद के AI की डेवलपमेंट को स्टार्ट करना पड़ा, मगर इसकी वजह से शुरुआत में ही उन्हें बहुत ज़्यादा खर्चों को झेलना पड़ा। देखो, बात यह है कि आप एक AI को ट्रेन कैसे करोगे? इसका जवाब है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ और आउटकम्स को प्रोसेस करना, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप OpenAI की Dota 2 बॉट को ही देख लो। इस बॉट को ट्रेन करने के लिए OpenAI को इस बॉट को खुद ही से ही गेम खिलवानी पड़ी, वो भी सिम्युलेटेड 10,000 सालों तक। अब इतने ज़्यादा सालों को सिम्युलेट करने के लिए OpenAI को 256 NVIDIA के GPU यूज़ करने पड़े, 1,28,000 CPU कोर्स यूज़ करने पड़े, जो कि आयरॉनिकली उन्होंने गूगल से ही भाड़े पर लिए थे। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद वो हर दिन 180 सालों के गेम प्ले को सिम्युलेट कर पा रहे थे। इसका मतलब ये बॉट की सिर्फ इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए उन्हें ये सेटअप 56 दिनों तक चलाना पड़ा। अब इस रेट पे आई डोंट थिंक आपको ये सुन के सरप्राइजिंग लगेगा कि OpenAI का 2017 का क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपेंस लिटरली $7.9 मिलियन था। दिन भर दिन ये क्लियर होते जा रहा था कि ये नॉन प्रॉफिट वाली चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। कंपनी के अंदर वाले लोग भी ये बोलने लग रहे थे कि OpenAI को एक फॉर प्रॉफिट कंपनी बन जाना चाहिए। सब लोग ये सोच रहे थे कि फॉर प्रॉफिट होने के बावजूद भी हम इंसानियत के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं, राइट? वो लोग अच्छाई के पाथ पर चलकर सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं जो कि बिजनेस की दुनिया या वेंचर कैपिटल की दुनिया में मिलते हैं। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर इलॉन मस्क को पता था कि ये होना बहुत मुश्किल है। जैसे ही वो प्रॉफिट का इंसेंटिव इंट्रोड्यूस हुआ, ये पूरी कंपनी बस एक सोललेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। इलॉन के पास अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट वाली AI कंपनीज थी। OpenAI को एक अलग चीज़ के लिए बनाया गया था, मगर अब वो भी सेम ही चीज़ बन चुकी थी, तो इसीलिए इलॉन ने डिसाइड किया कि अब इसे छोड़ने का टाइम आ चुका है। इलॉन के जाने के कुछ ही टाइम बाद OpenAI ने कम्प्लीटली एक फॉर प्रॉफिट कंपनी में ट्रांजिशन कर लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि OpenAI टेक्निकली एक फुल्ली फॉर प्रॉफिट कंपनी नहीं है, मगर असल में वो एक कैप्ड फॉर प्रॉफिट कंपनी है। कैप्ड प्रॉफिट का मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई भी इन्वेस्टर 100 गुना से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा। तो इसका मतलब इसकी कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं है। लेट्स से आपने एप्पल में तभी इन्वेस्ट किया होता जब उन्होंने 2007 में आईफोन को लॉन्च किया, तभी भी उसे पीक पर बेचने के बाद आप सिर्फ 40 गुना कमा पाते। तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स को OpenAI के प्रॉफिट कैप के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही OpenAI एक फॉर प्रॉफिट कंपनी बनी, उसमें माइक्रोसॉफ्ट की इन्वॉल्वमेंट हो गई। माइक्रोसॉफ्ट ने इनिशियली OpenAI में 2019 में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, मगर अगर उन्हें फॉर प्रॉफिट कंपनी बनना था तो उन्हें एक काम का प्रोडक्ट चाहिए था, जिसकी वजह से उनकी नज़र उनके ओल्ड रिसर्च पेपर्स पर पड़ी, और उस रिसर्च पेपर का नाम था इम्प्रूविंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बाय जनरेटिव प्री ट्रेनिंग, यानी कि GPT।
शुरुआत में तो ये काफ़ी छोटा प्रोजेक्ट था जिसमें 7000 बुक्स के कंटेंट को फीड किया गया था, मगर टाइम के साथ साथ वो अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करते गए और इवेंचुअली उनका सिस्टम 80 लाख वेबसाइट्स और 150 करोड़ पैरामीटर्स पर रिलाय करने लगा। ये तो असल में कई सालों पहले की बात है और आपको शायद से इसीलिए नहीं पता क्योंकि OpenAI ने GPT को पब्लिक में रिलीज नहीं किया था। उन्हें ऐसे लग रहा था कि उनके सिस्टम को आसानी से बुरी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि स्कैम ईमेल्स लिखना या फेक न्यूज़ जनरेट करना। मगर जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की इन्वॉल्वमेंट हुई, ये सारी चिंताएं जल्दी ही दूर हो गई। माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये गूगल को हराने का बहुत बड़ा तरीका था, तो इसीलिए उन्होंने GPT का एक कमर्शियली वायबल वर्जन बनाने को बोला और OpenAI को इतने रिसोर्सेज दे दिए जिसका तो वो सपना भी नहीं देख सकते थे। उन्होंने उन्हें एक सुपर कंप्यूटर का एक्सेस दिया जिसके पास 2,85,000 CPU कोर्स थे और 10,000 GPUs थे और ये दुनिया का 5वां सबसे पावरफुल कंप्यूटर था। ऐसे कंप्यूटर्स का एक्सेस सिर्फ पैसे देकर नहीं मिलता है। इस चीज़ के लिए आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज का सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट OpenAI के साइड था। OpenAI ने इस कंप्यूटर का यूज़ करके 45 TB टेक्स्ट डेटा को ट्रांसलेट किया, जिसका मतलब होता है 17,500 करोड़ पैरामीटर्स। इसके बाद OpenAI ने एक चैट बॉक्स को डेवलप किया जो कि इस GPT-3 AI के साथ कम्युनिकेट कर पाए और इसी से शुरुआत होती है चैट GPT की। मगर ये तो GPT-4 के सामने कुछ भी नहीं है। GPT-4 कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुआ है और वो 1,70,000 करोड़ पैरामीटर्स पर बेस्ड है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि OpenAI की तो बस शुरुआत ही हो रही है और मैं श्योर हूँ कि इसके थ्रू बिग टेक कंपनीज जितना प्रॉफिट बना सकती है वो उतना बनाएंगी। तो फिर OpenAI फ्यूचर में करने क्या वाला है? वेल, इन दी एंड ये देखना काफ़ी आसान है कि OpenAI ऐसा क्यों बन गया। उन्होंने एक ओपन सोर्स कंपनी बनाने की तो कोशिश ज़रूर की जिसकी वजह से AI की रिसर्च और डेवलपमेंट हो पाए, मगर रियलिटी में दुनिया के सबसे अमीर लोग भी इस प्रोजेक्ट को फंड नहीं कर पाएंगे। ये विजन सिर्फ एक कॉर्पोरेट लेवल के वेल्थ से फंड हो सकता है जो कि होता है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। मगर ऐसा बिल्कुल भी मत समझो कि ये कंपनीज फंडिंग इसलिए दे रही है क्योंकि उनका दिल बहुत अच्छा है। उन्हें ऐसा अच्छे से पता है कि अगली बड़ी चीज़ AI और मशीन लर्निंग ही है और सभी को चाहिए कि वो ही इस फील्ड के राजा बने। और ऐसा लग तो रहा है कि अभी हमें इतने सारे कूल प्रोडक्ट्स फ्री में मिल रहे हैं, मगर कुछ ही समय की बात है कि वो इसे मोनेटाइज करने के लिए या तो सिर्फ सिंपल डेटा कलेक्शन करें और या तो हम सबकी ज़िंदगियों पर ये पूरा कंट्रोल ले लें। जो भी हो, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि हमें कुछ ही समय में OpenAI फेसबुक की तरह विलन बनते हुए दिखे। बट हाँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। क्या आप AI के फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो या डरे हुए हो? हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 25 लाइक्स का टारगेट, तो जल्दी से जल्दी वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बट अंटिल देन, आई एम हर्ष और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।